नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेश कुमार टू प्रोफेसर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम उपस्थित हैं काव्य शास्त्र को लेकर के। जैसा कि आपकी स्क्रीन में प्रदर्शित हो रहा है, जो विषय हिंदी में हम लोगों का कक्षा एमए, यानी इसमें से जो काव्य शास्त्र हम पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम एमए चतुर्थ सेमेस्टर में दिया हुआ है और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बीए में भी आपका लगा हुआ है, बीए। और अगर हम इसको तैयारी के माध्यम से देखें, एंट्रेंस के माध्यम से देखें, तो आप इसमें कहाँ कहाँ आपको यह काव्य शास्त्र लाभ देगा और आपको कम से कम 5 से 10 नंबर आपको इस काव्य शास्त्र से आते हैं। चाहे आप टीजीटी का एग्जाम दें, टीजीटी, पीजीटी, ऑब्लिक एपी, एपी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर। आप भारत के अंदर हिंदी विषय के साथ किसी भी प्रकार की परीक्षा देंगे तो वहाँ पर आपका पूछा जाता है आपका क्या, काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र और साहित्य आलोचना। तो जो काव्य शास्त्र प्रश्न होंगे वहाँ से आपका प्रश्न आता है। तो काव्य शास्त्र में आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे काव्य लक्षण। तो काव्य लक्षण देखेंगे, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस समय हम राजा देवी डिग्री कॉलेज में कार्यरत हैं। तो आप इससे विश्वास रखिएगा, जो डेटा आपको मिलेगा वो सही मिलेगा और कंटेंट जो होगा किसी न किसी पुस्तक से ऑथेंटिकेट होगा। आइए आगे देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम जो आज काव्य लक्षण देखेंगे वो काव्य लक्षण आपके कौन से होंगे, वो होंगे भारतीय काव्य शास्त्र। तो भारतीय काव्य शास्त्र में, भारतीय काव्य शास्त्र जो है हम लोग कौन से देखने वाले हैं, काव्य लक्षण। तो आज जो हम चर्चा करेंगे केवल काव्य लक्षण पढ़ेंगे, फिर काव्य प्रयोजन, काव्य गुण, काव्य के दोष, ये सारी चीजों की चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ हम जो आज भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ेंगे, इस काव्य शास्त्र में संस्कृत के जो कवि हुए हैं, जो आचार्य हुए हैं, उन्होंने काव्य शास्त्र की क्या व्याख्या की, और हिंदी में जो विद्वान हैं तो हिंदी में काव्य शास्त्र की क्या व्याख्या की, वो भी आपको हम बताएं। आइए, तो सबसे पहले हम लोग, क्योंकि हम ये जो कंटेंट है तो हम उच्च शिक्षा को ध्यान में रखकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और अगर आपका कंटेंट उच्च शिक्षा का है तो आप चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आप सभी जगह इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप देखेंगे इसमें, सबसे पहले आप देखिए काव्य के उद्देश्य। तो काव्य के उद्देश्य में पहला उद्देश्य है आपका काव्य का अर्थ जान सकेंगे। मतलब हम सबसे पहले क्या इसमें देखेंगे, काव्य किसे कहते हैं, यानी काव्य की हम जब काव्य को लक्षण देखेंगे तो हम परिभाषा के माध्यम से समझ सकेंगे काव्य किसे कहते हैं। इसके बाद काव्य शास्त्र का अर्थ भी जान सकेंगे। तीसरा उद्देश्य हमारा है भारतीय काव्य शास्त्र के ऐतिहासिक विकास को रेखांकित कर सकेंगे। अगला उद्देश्य है हमारा कि भारतीय काव्य शास्त्र के विविध संप्रदायों के बारे में जान सकेंगे, यानी हम लोग ये भी यहां पर देखेंगे कि संप्रदाय कौन कौन से हैं। इसके बाद हम भारतीय काव्य शास्त्र के पारिभाषिक और अवधारणात्मक शब्दों को पहचान कर उनका अभिप्राय जान सकेंगे। मतलब जब हम लोग काव्य के लक्षण पढ़ेंगे, ये पहला आपका जो आज का लेक्चर है
इसमें हम काव्य के लक्षण देखेंगे। इसके बाद हम बारी बारी से पूरे काव्य शास्त्र को कंप्लीट करेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। देखिए एपी में भी काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य गुण होते हैं, काव्य दोष पूछे जाते हैं। टीजीटी में तो नहीं ज़्यादातर, पीजीटी में पूछे जाते हैं, तो वहाँ के लिए भी ये है, और यूजी और पीजी दोनों के लिए काव्य लक्षण है। आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक होगा तो आपके सामने पहले आचार्य हैं। जो पहले आचार्य हैं वो हैं आचार्य भामह। तो सबसे पहले आप देखें संस्कृत कवियों में सबसे पहले कवि हमने जो लिया है वो लिया है भामह को। तो आप लोग को सबसे पहले तो यही याद रखना है कि भामह जी का समय क्या है। तो भामह जी का जो समय है वो 6ठी शताब्दी है, और इनकी जो रचना है वो रचना का नाम है काव्य अलंकार। तो यहीं से प्रश्न टीजीटी पीजीटी में पूछ लेते हैं कि भामह का समय क्या है। तो आप यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं कि इनका जो समय है ये क्या है, 6वीं शताब्दी। जो काव्य की परिभाषा या काव्य पर लिखना शुरू हुआ वो मूल रूप से यहीं से होता है, क्योंकि इसके पहले जो आदि आचार्य माने जाते हैं वो भरत मुनि माने जाते हैं। तो भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, तो वो नाटक के रूप में विधा आई। इसलिए अगर काव्य के रूप में देखा जाए तो सबसे पहले हमें काव्य अलंकार मिलता है। अगर इनकी हम परिभाषा की तरफ चले, इनका लक्षण देखें कि ये क्या कहते हैं, काव्य हम किसे मानेंगे, तो इनका है परिभाषा इनकी शब्दार्थो सहितो काव्यम, मतलब जहां पर शब्द और अर्थ दोनों संयुक्त रूप में प्रयोग हों वहां उसे ही हम काव्य कहते हैं। यानी दूसरा अगर इसका अर्थ देखें, यानी शब्द और अर्थ, ऐसा शब्द और ऐसा अर्थ, यानी सा को हम देखें और हित को अलग करें तो इसमें सा माने सभी, हित माने हित, यानी ऐसे शब्द जिसमें सबका हित हो, ऐसा अर्थ जिसमें सबका हित हो, उसे क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। जैसा कि देखिए हमने इस पीपीटी में आपका लगा रखा है कि आचार्य भामह द्वारा जो रचित है वो क्या है, काव्य अलंकार इनकी रचना है। इससे क्या होगा कि आप लोग एक बार देख लेंगे तो आपको तैयार रहेगा कि भामह की रचना कौन सी है, काव्य अलंकार। आइए हम अगले आचार्य की तरफ चलते हैं। हमारे अगले आचार्य हैं आचार्य दंडी। आचार्य दंडी हमारे किस सदी के हैं, 7वीं शताब्दी के हैं, और इनकी जो रचना है वो है काव्यादर्श। ये उनकी पुस्तक है काव्यादर्श दंडी। इनकी परिभाषा देखते हैं कि काव्य का लक्षण ये क्या मानते हैं। ये कह रहे हैं काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, यानी काव्य का मूल धर्म अलंकार है। अगर अलंकार नहीं है तो हम उसे काव्य नहीं कह सकते हैं। तो आप इस परिभाषा को जरूर याद रखिएगा कि कौन सी परिभाषा है, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकार प्रक्षते, यानी किसकी परिभाषा है, दंडी की। नेक्स्ट अगले हमारे आचार्य हैं आचार्य वामन। वामन जी का जो समय है 8वीं से 9वीं शताब्दी है, और इनकी रचना है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, यानी इनकी रचना कौन सी है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। यहाँ पर एक चीज और आप लोगों को सुविधा मिलेगी कि जब हम लोग हायर एजुकेशन में टीचर बनते हैं तो उसमें एपी का जो प्रश्न पत्र होता है या प्रवक्ता के लिए हम पेपर देते हैं पीजीटी के लिए, तो वहाँ पर एक प्रश्न आता है कि प्रमुख रचनाओं को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो आपको समय के अनुसार व्यवस्थित करना पड़ता है, तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। कि सबसे पहले हमने भामह को पढ़ाया तो उनकी रचना थी कौन सी,
काव्य अलंकार। दूसरा हमने दंडी की पढ़ाई, तो आपको रचना बताई। इसमें हमने जो रचना दी थी, ये देखिए काव्य आदर्श। तो पहला यहाँ से बता, तो पहला जब आप रखेंगे तो पहले नंबर पे आपकी कौन सी आ जाएगी काव्य अलंकार। दूसरे नंबर पे आप रख देते हैं काव्य आदर्श, और तीसरे नंबर पे फिर आप क्या रखेंगे, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। इसके बाद भी अगर आप रखना चाहते हैं तो फिर अगली रचना मिलेगी रुद्रट की, ये भी काव्य अलंकार लिखते हैं। तो अब इसमें से आपको ये देखना पड़ेगा कि आप रचना को क्रमबद्ध कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ पढ़ रहे थे, यहाँ पर। तो किनका, हम वामन जी का जो समय है वो आपका समय है कौन सी शताब्दी, 8वीं से 9वीं सदी। इन्होंने जो काव्य का लक्षण माना है, तो क्या माना है उस पर आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं। इन्होंने कहा है काव्यम ग्राह्यम अलंकारात् व संदर्भ अलंकार। कहने का मतलब क्या हुआ कि काव्य की जो सुंदरता बढ़ती है वह अलंकार के माध्यम से ही बढ़ती है, क्योंकि बिना अलंकार के आप काव्य की शोभा नहीं बढ़ा सकते। ये उनकी पुस्तक लगी हुई है यहाँ पर, संस्कृत काव्य और आचार्य वामन की है, काव्य शास्त्र। नेक्स्ट, अगले हमारे जो आचार्य हैं वो हैं रुद्रट। इनका जो समय है 9वीं शताब्दी है। 9वीं शताब्दी में इन्होंने रचना की थी काव्य अलंकार। तो काव्य अलंकार में इन्होंने परिभाषा दी काव्य लक्षण की, ननु शब्दार्थो काव्यम, यानी ननु माने होता है कि वैसा ही, यानी विशेषकर जो अर्थ होगा वह क्या होगा, निश्चित ही शब्द और अर्थ को ही हम काव्य कह सकते हैं। जहां पर शब्द और अर्थ का प्रयोग किया गया उसे काव्य कहते हैं। नेक्स्ट, अगले हमारे आचार्य हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन का जो समय है वो है 9वीं शताब्दी। इनकी रचना है ध्वन्यालोक। और अगर आप इनकी परिभाषा देखें, ये विशेषकर इसमें आप स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि यह एग्जाम में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें बार बार इस परीक्षा में पूछी जाती है इस परिभाषा। क्या है, काव्यस्यात्मा ध्वनि, यानी यह क्या कहना चाहते हैं, काव्य की जो आत्मा है वह ध्वनि है, क्योंकि यह ध्वनि संप्रदाय की थी। इन्होंने ध्वनि को ही काव्य किया। क्यों माना, ये कहते हैं कि जितनी सुंदर ध्वनि आपके मुख से उच्चरित होगी, जितनी अच्छी दूसरे को सुनाई देगी, वो उतना ही आनंदित होगा, और जब वह आनंदित होगा तो फिर उसी को हम काव्य कहते हैं। क्योंकि जब हम किसी के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं तभी काव्य की जो परिभाषा है वो सिद्ध होती है। और इनकी देखिए हमने पुस्तक भी लगा रखी है, इनकी पुस्तक है कौन से, ध्वन्यालोक। नेक्स्ट आइए, अगले आचार्य हैं आचार्य कुंतक। अगले आचार्य हमारे आचार्य कुंतक। इनका जो समय है 10वीं से 11वीं शताब्दी, और इनकी जो रचना है वक्रोक्ति जीवितम। और इन्होंने जो परिभाषा दी है वक्रोक्ति काव्यम जीवितम, यानी इन्होंने वक्रोक्ति को ही काव्य माना है। अभी तक आपने देखा किसी ने अलंकार को माना, किसी ने रस को माना, लेकिन इन्होंने कहा जो वक्रोक्ति होती है तो उसे हम अलंकार कहेंगे। वक्रोक्ति क्या होती है, वक्रोक्ति का मतलब वक्र यानी एक वृत्त। जो इस संसार में घटनाएं घट रही हैं उनका जो हम वर्णन करते हैं, यानी जो हम लोग सीख रहे हैं और पूरे हमारे जीवन के चक्र में जो हम लोग सीख रहे हैं, जब हम उसको कविता के माध्यम से पंक्तिबद्ध करते हैं वह काव्य है। यानी इस
पूरी सृष्टि में हम समाज में जो सीख रहे हैं वो क्या है, पूरा हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं, एक दायरे में रहकर हम काव्य की रचना करते हैं। अगला उन्होंने कहा, दूसरी परिभाषा भी आप देखिए, शब्दार्थो सहितो वक्र व्यापार शालिनी वंदे व्यवस्थित काव्यम। कहने का मतलब है कि व्यापार शालिनी, यहां से समझिएगा, व्यापार शालिनी यानी कवि जो व्यापार करता है। अब व्यापार कवि किसका करता है, शब्द और अर्थ का। व्यापार माने क्या होता है, व्यापार माने होता है कविता करना। जैसे हम लोग, कोई व्यापारी होता है, किसी न किसी वस्तु को बेचता है, तो कोई ना कोई वस्तु उसका नाम होगा, तो वो कोई ना कोई वस्तु बेचेगा। उसी प्रकार कवि के पास कौन सी वस्तु होती है, शब्द और अर्थ। जब वो शब्द और अर्थ को एक कविता के माध्यम से समाज को प्रस्तुत करता है या समाज के पास पहुंचाता है, तो वह क्या है, काव्य है। इस लेकिन वह जो कैसे होने चाहिए, शब्द जो बने होने चाहिए वो व्यवस्थित होने चाहिए, यानी शब्द और अर्थ का जो वक्र है, यानी जो उनका रूप है, वो व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया हो, वह काव्य है। आइए, ये उनकी लगी हुई है पुस्तक वक्रोक्ति जीवितम। नेक्स्ट, अगले आचार्य हैं हमारे सामने, वो है क्षेमेंद्र। अगले आचार्य हैं क्षेमेंद्र। इनकी जो समय है वो है 11वीं शताब्दी, और इनकी जो रचना है औचित्य विचार चर्चा कवि कंठाभरण। इन्होंने जो काव्य का लक्षण माना, जो उनकी परिभाषा दी, तो काव्य काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलंकृति। कहने का मतलब क्या हुआ, अब यहां पर अगर देखें तो काव्य विशिष्ट यानी ऐसा काव्य, यानी अब विशिष्ट शब्द यहां से लीजिए और शब्दार्थ से, यानी विशेष शब्द और उसका विशेष अर्थ प्रकट हो, या उसका विशेष अर्थ निकले। कोई साधारण शब्द रख दे, कोई साधारण अर्थ निकले, उसे ये काव्य नहीं मानते। कोई विशेष शब्द हो, फिर उसका विशेष अर्थ निकले, और उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि सदलंकृति, उसके साथ जब कोई अलंकार समाहित होता है और अलंकार का समावेश होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। क्षेमेंद्र का औचित्य जो रचना है, क्षेमेंद्र का औचित्य सिद्धांत, ये पुस्तक है। आइए आगे, अगले हमारे कवि हैं वो है मम्मट। मम्मट का समय है 11वीं शताब्दी। देखिए, समय से ही प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि मम्मट किस शताब्दी के हैं, तो ये छोटा पॉइंट मत समझिएगा कि हम लोग देखेंगे शताब्दी में क्या रखा हुआ। आपसे यही पूछा जा सकता, अगर आपसे कोई कवियों का क्रम पूछ ले कि पहले कवि कौन है, दूसरा कवि कौन है, तीसरा कवि कौन है, जो हायर एजुकेशन की परीक्षाएं देते हैं उनको ये पता होगा। यूजीसी नेट में भी ये परीक्षा में आपका लगा हुआ है काव्य लक्षण, काव्य दोष, काव्य प्रयोजन। तो अगर यूजीसी की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी ये काव्य लक्षण आपको लाभदायक है, तो आप वहां भी इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो नेट और जेआरएफ के लिए तो 11वीं शताब्दी के इनकी रचना है काव्य प्रकाश, और इनका जो काव्य लक्षण की परिभाषा है तो तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। यानी कहने का मतलब क्या, देखिए सबसे पहले अगर देखें तो यहां पर जो है ये निकल आएगा तत्। जब तत् शब्द निकलेगा तो यहां से आ निकल आएगा। अगर प्लस हम कर दें आ 200, अब देखिए इसका हमने क्या कर दिया, संधि विच्छेद। तो कहने का मतलब दे तत् अदोषौ शब्दार्थो, यानी कहने का मतलब जिसमें कोई दोष ना हो। अदोषौ का मतलब जिसमें कोई दोष है, जिसमें जिस शब्द और अर्थ ने आगे क्या दिया है, शब्दार्थ। तो शब्द और अर्थ, जिस शब्द और अर्थ में कोई दोष ना हो और वह सगुण। अब देखिएगा यहां पर समझिएगा, अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा सगुण
उड़ाओ, सा गुणाव जब निकाला आएगा, अब ये वाह है तो वाह है, इसका मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा, आ निकल आएगा। अब ये ना है तो हो जाएगा अन, अब इसमें भी क्या निकल आएगा, यहाँ पे भी आ निकलेगा तो अलंकृति हो जाएगा, अलंकृति। अब देखिएगा यहाँ पर परिभाषा को, यहाँ पर भी प्लस लगा लीजिए यहाँ पे। अब देखिए सगुणो अन अलंकृति, इसका मतलब हुआ सगुणो अन अलंकृति पुनः पापी। कहने का मतलब क्या कहते हैं, ऐसा शब्द जो दोष रहित हो, ऐसा अर्थ जो दोष रहित हो लेकिन सगुण हो, उसमें गुण हो। अगर कभी कभी अन माने ना भी अलंकृति, अगर अलंकार, पुनः माने कभी कभी अगर अलंकार नहीं है, कॉपी मतलब नहीं है, तो भी हम उसे अलंकार, तो अब भी हम उसे काव्य कहेंगे। वो क्या कहते हैं कि शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ दोष रहित हो, उनमें गुण हो निहित हो, लेकिन अगर अलंकार कभी कभी नहीं है तो भी वह काव्य है। आइए आगे चलते हैं। अगले हमारे जो आचार्य हैं वो हैं आचार्य विश्वनाथ। यहाँ से भी जो आपकी एंट्रेंस की एग्जाम होती हैं, जो आप लोग परीक्षाएं देते रहते हैं, तो यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। और जो इनकी ये परिभाषा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम जो है यह बहुत अति महत्वपूर्ण है। इसमें भी आप स्टार लगा के रखिएगा। क्यों? क्योंकि यह परिभाषा बार बार पूछी जाती है, चाहे वो छोटी परीक्षा हो या बड़ी हो, चाहे एपी की परीक्षा हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, यहाँ तक कि छोटी छोटी परीक्षाओं में भी हिंदी में यह परिभाषा पूछ ली जाती है, यूजीसी नेट में भी पूछी जाती है। तो अब देखिए ये आचार्य जो है वो 14वीं शताब्दी के हैं और इनकी रचना है साहित्य दर्पण। तो अब ये क्या करें, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी काव्य हम किसे कहेंगे, जिस वाक्य में रस निहित है वही काव्य है। जो वाक्य में रस नहीं है, जिस वाक्य में, उसे हम काव्य नहीं कह सकते। यानी जो वाक्य है वो लबालब रसों से भरा हो, आपको वाक्य को पढ़ने में आनंद हो, या आप जिस रस की कल्पना कर रहे हैं उस वाक्य में, वह आपको अगर महसूस हो रहा है, वही काव्य है। इनकी देखिए ये पुस्तक लगी हुई है आचार्य विश्वनाथ की साहित्य दर्पण। आइए अगले हमारे जो आचार्य हैं ये हैं पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ जी का जो समय है 7वीं शताब्दी है और इनकी जो रचना है सरस्वती कंठाभरण। इनकी परिभाषा है रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम, यानी रमणी अर्थ प्रतिपादित करने वाले शब्द, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हो जो रमणीय अर्थ दे, और उसे हम क्या कहेंगे, उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, वे शब्द जो होंगे काव्य हैं। यानी आनंदित करने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, आपके काव्य कहलाते हैं। नेक्स्ट, यहां तक तो जो कवि थे वो क्या थे, संस्कृत काव्य थे। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिंदी काव्य लक्षण। सबसे पहले आचार्य केशवदास की रचना देखिए। इसमें देखिए अगर परिभाषा आप इनकी, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु ना विराजहि कविता वनिता मित्र। यानी केशवदास क्या कहते हैं, यद्यपि सुजात सुलक्षणी, अगर अच्छी जाति की भी कोई स्त्री है, उसके सुलक्षणी अच्छे लक्षण वाली है, सुवर्ण उसका जो वर्ण है वह गोरा है, देखने में बहुत सुंदर है,
सरस और मीठे वचन बोलती है, कड़वे वचन भी नहीं बोलती। सुब्रत, उसमें सारे गुण निहित हैं। लेकिन भूषण बिनु ना विराजहि कविता वनिता मित्र, अगर वो आभूषण धारण नहीं किए तो उसकी जो सुंदरता है वह कम है। उसी प्रकार कविता में भी आप सभी तत्वों का प्रयोग किया, लेकिन अगर अलंकार का प्रयोग नहीं किया तो वहां पर वह कविता क्या हो जाएगी, वह देखने में तो आप, सुनने में भी आपको आनंदित नहीं करेगी। जैसे यहां क्या कहा, भूषण बिनु ना विराजे, यानी अलंकार के बिना, भूषण बिनु ना विराजे कविता वनिता विद, चाहे कोई स्त्री हो जब तक आभूषण धारण नहीं करती तब तक वह सुंदर नहीं दिखती। उसी प्रकार जब तक कविता में हम लोग किसी अलंकार का प्रयोग नहीं करते तो वह कविता आपकी अच्छी नहीं। आइए, ये इनका, ये कहाँ के कवि है ये भी आप याद रखिए, बुंदेलखंड के हैं, केशवदास जी। नेक्स्ट, अगले हमारे कवि हैं कुलपति मिश्र। रचना इनकी है रस रहस्य के अनुसार हम बता रहे हैं कि रचना कौन सी, रस रहस्य। दोष रहित और गुण सहित कछुक अल्प अलंकार, असबद अर्थ सो कवि है ताको करो विचार। आप लोगों को यह ध्यान में आ रहा होगा कि ये जो परिभाषा हमने इसके पीछे पढ़ी थी, कौन सी, तद शब्दार्थो, तो उसमें हमने बताया था कि यह क्या कह रहे थे, दोष रहित, तो वो भी दोष रहित कह रहे थे। ये निसंस्कृत कवि कौन से कवि हैं आपको हम दिखाई दे रहे हैं अभी, यहां पर देखिए, ये मम्मट की परिभाषा थी। मम्मट की परिभाषा क्या कह रही है कि तद दोषो शब्दार्थो, तद दोषो शब्दार्थो सगुणकृति पुनः कॉपी। इन्होंने क्या कहा था कि ऐसे शब्दार्थ जिसमें कोई दोष ना हो, दोष रहित हो। उसी प्रकार आपने देखा कि जो हमारे कुलपति जी हैं, यानी रीतिकाल के कवि हैं, उन्होंने भी इसी परिभाषा को दोहराया है। क्या कहा है कि दोष रहित और गुण सहित, दोष रहित हो और गुण साथ में हो। कछुक अल्प अलंकार, मतलब अगर कभी अलंकार कम भी है तो भी चल जाएगा। शब्द अर्थ सो कवि है ताको करो विचार, मतलब वही क्या है, कविता है। शब्द, उसी शब्द अर्थ को हम क्या कहते हैं, कविता कहते हैं। ये कुलपति मिश्र जी थे। आइए आगे, देव जी ने भी काव्य शास्त्र के बारे में लिखा है। इनकी जो रचना है काव्य रसायन है। इनकी पहली परिभाषा देखते हैं, शब्द सुमति मुख ते कढ़ै, यहाँ पे कढ़ै है, कदय नहीं है, कढ़ै। लय पद वचननि अर्थ अच्छंद भाव भूषण शो कही काव्य समर्थ। कहते क्या है, शब्द सुमति मुख ते कढ़ै, यानी लय पद वचननि अर्थ छंद भाव भूषण सो कही काव्य समर्थ। यानी कहने का मतलब है कि जब हमारे मुख से कोई शब्द कढ़ना वाले होता है, निकलना, और वह जब हमारे हृदय की बात मुख से निकलती है और उनमें से अगर कहीं छंद भाव भूषण सो कही, कहने का मतलब उसमें छंदों का प्रयोग हुआ है, उनमें छंदों को ध्यान में रखकर बात कही गई है। उसमें भाव की भी प्रधानता देखी गई, इसमें कौन सा भाव होगा, और उसके साथ साथ अलंकार, भूषण माने अलंकार को अगर ध्यान में रखकर हमारे मुख से जो बातें निकलती हैं वही काव्य। दूसरी, सहज जीवति अर्थ मन रसमय सुजस शरीर अचलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर। यहां पे अगर देखें तो क्या है, शब्द है, शब्द, शब्द जीव है, ती अर्थ, अर्थ क्या है, मन है, रसमय सुजस शरीर,
और जो रस है वह शरीर है काव्य का। यहाँ पे क्या कहा, जो शब्द है वो क्या है, जीव है काव्य का। जो अर्थ है वो काव्य का मन है। सरस रस जो है वह शरीर है। चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर, और उसमें साथ में जब अलंकार आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, और गंभीर रूप धारण कर लेता है। तो मतलब इन्होंने ये परिभाषा दी। ये किसकी परिभाषा है, देव की। नेक्स्ट, अगले जो आचार्य हैं वो हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने कहा ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये क्या कहे कि ज्ञान राशि के संचित कोश को, आपने देखा होगा कि हम जब से जन्म लेते हैं तब से सीखना शुरू कर देते हैं। हमें किसी न किसी चीज का ज्ञान प्राप्त होता रहता है। वह जो संचित हो रहा है, कहीं ना कहीं संचित होता है, उसका जो एक कोश है, वहां से जब हम लोग क्या करते हैं, उसको जब हम साहित्य में उतारते हैं, जब उसे पंक्तिबद्ध कहते हैं, जब हम उन विचारों को जनता तक पहुंचाते हैं किसी माध्यम से, तो वह काव्य है। दूसरा उन्होंने कहा अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यानी जो हमारे अंदर बिंब बनता है, और उस बिंब जो बना, जो हमारा विचार जो हृदय में उमड़ रहा है, वह जो हमारे हृदय से भाव उमड़ रहा है, वह विचार के माध्यम से, और जब हम उसको किसी पुस्तक में या किसी पंक्ति में लिपिबद्ध करते हैं और जनता तक पहुंचाते हैं, वह काव्य है। अगला तीसरे नंबर का, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। ऐसा कविता उसको नहीं कहते कि आप उसको पढ़ें, उसमें आपको कोई फर्क ही नहीं पड़े, वो कविता नहीं है। कविता पढ़ेंगे आपको आनंद की अनुभूति होगी। नेक्स्ट, मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है। चाहे वह, कहने का मतलब कविता हम जो मन के भावों, मनोभाव शब्दों का रूप धारण करती है, यानी जो हमारे मन में बातें उत्पन्न होती है, मन में बातें उमड़ रही होती है, जब वो शब्दों का रूप धारण करती है, उसे हम कविता कहते हैं। ये कौन कहते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था वो 15 मई 1854 को हुआ था, और जन्म स्थान इनका कौन है, दौलतपुर गांव है, रायबरेली उत्तर प्रदेश में। अगर इनकी मृत्यु देखी जाए तो 21 दिसंबर 1938, और इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय द्विवेदी। आप इस कंटेंट को भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इस कंटेंट से भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है। कभी कभी आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन से कवि, लेखक थे या कवि थे कि जिनकी जो है टिकट, जिनके नाम की टिकट निकलती थी या निकाली गई भारत सरकार द्वारा, तो ये कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। नेक्स्ट, अगले आचार्य हमारे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र, इनकी पहली जो पंक्ति है क्या कहती है, कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, कहने का मतलब जो आप पूरे जीवन भर सीखते हैं, और किससे सीखते हैं, जो पूरे संसार के माध्यम से सीखते हैं, जब उसको आप अपने वाणी से, अपनी कलम के माध्यम से उसको व्यक्त करते हैं, वही कविता है। नेक्स्ट, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, यानी आत्मा की मुक्त अवस्था क्या कहलाती है, ज्ञान दशा। जब आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है, इसका मतलब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। आप किसी चीज की इच्छा नहीं कर रहे, किसी चीज का लोभ नहीं है। आगे, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर,
उसी प्रकार हृदय की जब आपका हृदय क्या हो जाता है, रस से भर जाता है, परिपूर्ण हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, रस दशा कहलाती है। और हृदय की इसे मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य जो वाणी विधान रचता है उसे कविता कहते हैं। देखने का मतलब क्या हुआ, इन्हीं सब की प्राप्ति के लिए जब कवि कोई रचना लिखता है वही कविता कहलाती है। यानी आपको मन और हृदय से तृप्त कर दे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का अगर जन्म देखें तो 1884 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1941 में हुई थी। और अगर आपके यहाँ पे तो दिखाई कम दे रहा होगा, और इनके जो पिता का नाम था चंद्रवली शुक्ल था, और ये क्या थे, खड़ी बोली के लेखक और कवि दोनों माने जाते हैं। आइए अगले हमारे आचार्य हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले आचार्य हैं हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर देखें तो इन्होंने भी साहित्य के बारे में जो बात कही है, साहित्य का मतलब क्या है, कविता से ही लेते हैं, काव्य से ही लेते हैं। कविता अलग है और गद्य अलग है। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले जब साहित्य लिखा जाता था, चाहे वो संस्कृत साहित्य हो चाहे हिंदी साहित्य हो, वो केवल काव्य में लिखा जाता था। उसका केवल पद भाग था, काव्य को ही पद भाग को काव्य मानते थे। लेकिन जब आधुनिक काल में इसकी दो धाराएं हो जाती हैं, एक पद हो जाता है और एक गद्य हो जाता है। पद को ऐसी रचना हम मानते हैं जो हृदय प्रधान होती है, गद्य को हम ऐसी रचना मानते हैं जो मस्तिष्क प्रधान होती है। लेकिन दोनों काव्य है और आगे चलकर काव्य ही साहित्य का रूप धारण कर लेता है। तो देखिए यहाँ महावीर प्रसाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। जो वांग जाल मनुष्य की दुर्गतिहीनता और परम सुखापेक्षता से बचा ना सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप ना बना सके, जो उसके हृदय को परम सुख कातर और संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच आता है। यानी आपकी अगर संवेदना को वो जगा नहीं सकता, अगर आपकी दुर्गहीनता को दूर नहीं कर सकता, अगर संवेदनशील नहीं है तो वह काव्य नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो एक वाक्य है वो हम आपके यहाँ लाए हैं, इसको भी देख लेंगे। देखिए वो लिखते क्या है कि दुनिया बस अपने स्वार्थ की मीत है, बस उतना ही याद रखती है जितना कि उसका स्वार्थ चाहता है। तो ये ऐसे आपके कवि थे कि जो बिल्कुल सीधा सपाट बोलते थे, ये बोलने में कोई परहेज नहीं करते। आइए आगे और हमारे पास हैं साहित्यकार, वो हैं रामविलास शर्मा। इन्होंने काव्य का लक्षण क्या माना है कि साहित्य जनता की वाणी है और उसके जाति चरित्र का दर्पण है। प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल, उसकी संदर्भ की चाह पूरी करने वाला साधन है। यानी हम कविता किसे कहेंगे, साहित्य किसे कहेंगे, वो क्या कहते हैं, वो जनता की वाणी को कहते हैं। लेकिन जनता की वाणी कौन सी होती है, जो हम समाज में देखते हैं, समाज से सीखते हैं, उसी को जो हम अपने कलम के माध्यम से या अपने मुखारबिंद से जनता तक उस वाणी को पहुंचाते हैं, तो वह काव्य का रूप धारण कर लेती है। इनकी भी देखिए एक पंक्ति है जो हम आपके सामने लाए हुए हैं। देखिए, सागर लंबी सांसें भरता है, सिर धुनती है लहर लहर, अब बूंद बादल में एक वही स्वर गूंज रहा है हर हर।
कहने का मतलब कभी कभी उनकी पंक्तियां भी दे देते हैं। अगर इस प्रकार की पंक्तियां है तो आप जरूर याद रखिएगा कि किसकी है, रामविलास शर्मा जी की। नेक्स्ट, अगले हमारे कवि हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनका काव्य का जो लक्षण मानते हैं, काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, कल्प, विकल्प या विज्ञान से नहीं, वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञान धारा है। कहने का मतलब वो क्या कहते हैं, यह कोई विज्ञान नहीं है, ये कोई आविष्कार नहीं है, यह एक ज्ञान धारा है जो आप अपने पूर्वजों से सीख लेते हैं या सीखते हैं या समाज में जो सीखते हैं, जब उसको आप लिपिबद्ध करते हैं, जो ज्ञान की धारा है वही कविता है। आगे देखिए, सत्य की अपने पूर्ण संदर्भ के साथ अभिव्यक्ति काव्य है। यानी जो सत्य है उसको अगर संदर्भ के साथ प्रस्तुत किया जाए तो कविता बन जाती है। और संदर्भ क्या होता है, जिसमें रस, छंद, अलंकार का समावेश हो, वह क्या है, काव्य है। और अगर देखें जयशंकर प्रसाद जी का, तो यहां पर इनकी, एक मिनट, जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था। कभी कभी केवल पूछे जन्म कहाँ हुआ था, तो आप याद रखिएगा कहाँ हुआ था, काशी में। और किस परिवार में, सुधनी साहू परिवार में हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था 1881 ईस्वी में हुआ था। और आगे देखें, अगर इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1937 ईस्वी में हो गई थी, जब इन्होंने कामायनी की रचना की थी। उसके बाद इनका स्वर्गवास हो जाता है, क्योंकि 36 में मानी जाती है, 37 में इनका स्वर्गवास हो जाता है। आइए अगले कवित्री हैं हमारे पास महादेवी वर्मा। इनके विचार देखते हैं कि यह काव्य के लक्षण को क्या मानती हैं। तो महादेवी वर्मा लिखती हैं, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। यानी जो कवि विशेष है उसकी जो भावना है वह जब किसी पंक्ति के माध्यम से आप तक पहुंचाता है, चित्रित करता है, तो वह क्या है, कविता है। और वह इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। यानी कविता में मैं जो सोच रहा हूँ, कि मैं सोचकर अगर किसी बात को हंस रहा हूँ, अगर उसी बात को मैंने लिखा और आप तक पहुंची, तो आप उसको पढ़कर अगर हंसने लगे, वह काव्य है। अगर मेरे मन में कोई कुंठा है, मेरे मन में कोई डर है, मैं उस बात को सोच कर डर रहा हूं, अगर मैं उसको पंक्तिबद्ध कर दूं और वह जब आप पढ़ें तो आपको भी डर महसूस हो, वह कविता है। महादेवी वर्मा ने कविता को हृदय की भावनाओं से जोड़कर देखा है। तो हम इन्हें क्या कहते हैं, आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं महादेवी वर्मा जी को। जन्म इनका स्थान है फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। 26 मार्च 1907 में इनका जन्म हुआ था। 11 सितंबर 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी जो रचनाएं हैं, हिमालय, निहार, नीरजा, सांद्रियत, रश्मि, दीपशिखा, सप्त पर्णा और यामा इनका जो महाकाव्य है वो बहुत प्रसिद्ध है। आइए हम आगे देखते हैं। आगे हमारे जो कवि हैं वो है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी कविता के बारे में लिखते हैं, कविता हमारे पूर्ण क्षणों की वाणी है। यानी जो हम सीख रहे हैं इस संसार में, जो क्षण है, मतलब कहने का मतलब कि छोटी से छोटी बातें अगर हम सीख रहे हैं और सीख कर जब हम लोग कहीं व्यक्त करते हैं तो वह क्या है, कविता है। आइए आगे चलते हैं। डॉक्टर नागेंद्र जी भी काव्य लक्षण में बोलते हैं कि रमणी अनुभव
उक्ति, वैचित्र और छंद समन्वित रूप ही कविता है। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है। कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने जो संस्कृत के कवि थे उनकी कविता, जो 2-3 कवि थे, उनकी जो व्याख्या थी या जो उनकी परिभाषा थी, उन्हीं को जो है उन्होंने आगे बढ़ाकर प्रस्तुत किया है। और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। यानी आपने जो संस्कृत काव्य के कवि पढ़े थे उन कवियों की परिभाषा पढ़िएगा तो किसी न किसी कवि से थोड़ी ना थोड़ी बात मिलती हुई है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, रमणीय अर्थ आपको मिल जाएगा, रसात्मक मिल जाएगा, शब्दार्थ भी मिल जाएगा और वैचित्र भी मिल जाएगा, उक्ति भी मिल जाएगी, छंद भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब कि जो डॉक्टर नगेंद्र जी ने जो परिभाषा दी तो सभी का एक सम्मिलित रूप अध्ययन करने के बाद परिभाषा प्रस्तुत की। आगे देखते हैं, वाणी के माध्यम से संदर्भ की अभिव्यक्ति का नाम काव्य है। तो बिल्कुल सही कहते हैं कि जब हम अपनी वाणी में सभी प्रकार के काव्य तत्वों का प्रयोग करके वाणी को बोलते हैं या प्रस्तुत करते हैं तो वह काव्य का रूप ले लेती है। यहाँ इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं लिखी हुई हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें विचार और विवेचन, ये 1944 में तो क्रम से हैं, इन्हें भी पढ़ लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी जी के शब्दों में, काव्य प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा संदर्भमय चित्र है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और संदर्भ संवेदना उत्पन्न करता है। 15 यानी इसको छोड़ दीजिए, ये गलत है। इसी संदर्भमयी संवेदना को भारतीय परिभाषित शब्दावली में रस कहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो ये पूरी इन्होंने प्रकृति दी वह क्या है, रस है। देखिए इनका एक कथन दिया हुआ यहाँ पे कि साहित्य और कविता की शैलियाँ बदलती हैं, पैमाने बदलते हैं, पर इतना नहीं कि कविता और साहित्य बेपनाह हो जाए। कहने का मतलब आप सब कुछ बदल जाएगा लेकिन कविता कभी नहीं खत्म होगी, कविता रहेगी। जिस प्रकार पहले हम लोग काव्य लिखते थे और काव्य में केवल कविताएं होती थी, लेकिन आप गद्य भी लिखा जाता है तो भी काव्य है। अज्ञे जी क्या कहते हैं? अज्ञे जी कहते हैं कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। मतलब उन्होंने क्या कहा कि शब्द से ही कविता का जन्म होता है और शब्द में ही कविता समाप्त होती है। अगर जहाँ शब्दों का प्रयोग किया गया है उसे हम कविता कह सकते हैं। आप यहाँ से देख लीजिए, इनकी जो वाक्य दिया है, जीना सुलगना है, जगना उमंगना है, चिन्हना चेतना है, तुम्हारे रंग में रंगना है। कहने का मतलब आपने देखा कि केवल शब्दों का ही विज्ञान है। नेक्स्ट, सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल कहते हैं कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। कहने का मतलब जो कविता रूपी शब्द हैं उनका अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप इंसान, आपके अंदर इंसानियत है और आप इंसान कहने के लायक हैं। नेक्स्ट, इसके बाद है केदारनाथ सिंह। ये भी काव्य का लक्षण देते हैं। केदारनाथ सिंह कहते हैं मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम कविता है।
कहने का मतलब क्या है, कविता किसे कहते हैं। आपने देखा होगा जैसे कोई आप खाना खाते हैं, आपको स्वाद महसूस होता है, लेकिन बाद में अगर कोई कंकड़ मिल जाए तो आपको पूरा स्वाद नष्ट हो जाता है। तो कविता क्या है, आप जो पूरे जीवन भर सीखते रहते हैं और अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, अगर आप उन बातों को बचा करके आप दूसरे तक पहुंचा सकें, उसका व्यापार कर सकें, उसे लिपिबद्ध कर सकें, तो वह काव्य का रूप लेती है, उसे कविता कहते हैं। अगर मान के चलिए किसी दूसरे के बहकावे में आकर के आपने उस बात को नहीं लिखा, आगे नहीं बढ़ाया अच्छी बात को, तो वह क्या हो जाएगा, उसी प्रकार जैसे आपके मुंह में चावल का स्वाद है लेकिन कंकड़ आने पर आपका स्वाद नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आपके अंदर अगर ज्ञान है, अगर उस ज्ञान को आप आगे नहीं बढ़ाया तो खत्म हो जाता है। देखिए इनकी वाक्य बहुत अच्छा है, इसलिए हमने ये उस वाक्य को लिया है। पढ़िए क्या है, दरवाजे खुला रखो वे लौट सकते हैं, उम्मीद मत रखो बस उन्हें खुला छोड़ दो। दरवाजों का खुला होना खुद एक उसकी उम्मीद है। कहने का मतलब खुद एक उम्मीद है। कहने का मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हैं उसे करते रहिए, उसे फल की इच्छा मत करिए, लेकिन अगर आप जो कर्म कर रहे हैं वही आपकी इच्छा है। ये कविता है उनकी। अब देखिए ये आपका जो है जितने हमने पॉइंट्स लिए थे वो सभी समाप्त हो चुके हैं। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि आप इसको एपी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, हिंदी विषय के साथ अगर कोई यूजी और पीजी कर रहा है, पीजी में भी यह सिलेबस लगा हुआ है, तो आप इसका अध्ययन करके काव्य के लक्षण का अगर प्रश्न आता है काव्य के लक्षणों का, तो वहां पर आप सही कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। उसके साथ साथ अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो और भी चाहिए और आप अध्ययन को अपने बढ़ाना चाहते हैं, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको लगातार वीडियो उपलब्ध होंगे। यहाँ पर हम आपको ये भी बताए दे रहे हैं, आपको टीजीटी, पीजीटी का भी कोर्स मिलेगा, एपी का भी कोर्स मिलेगा और यूजीसी नेट का भी मिलेगा हिंदी विषय का। धन्यवाद।